तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बजट पेश होना है और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं एसपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करूंगी कपिल श्रीवास्तव जी, आपका आज बजट पेश होना है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, सरकार पिछले कई वर्षों से चल रही है, दूसरे रिज्म की सरकार चल रही है, वो भी रिज्म अब खत्म होने वाला है। बावजूद इसके आपने खुद देख लिया कि किसानों की क्या स्थिति है। 2022 में ये दोगुना आय कर रहे थे, उनकी लागत मूल्य तिगुना करने का काम किया, उनकी बोरी से 5 किलो यूरिया चुराने का काम किया। आज भी गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। किसानों को कोई एमएसपी पर कानून ना लागू किया गया ना बनाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी दी थी केंद्र सरकार। योगी सरकार ने कहा था पिछले इलेक्शन में कि हम बिजली का बिल पूरी तरीके से किसानों का माफ कर देंगे और उन पर और जनता का जो है वो हाफ कर देंगे। पूछिएगा इनसे वो कौन सा बजट था, कहां उन्होंने दिया था पैसा। तो और एक बात और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिखाने के लिए बताते हैं कि बहुत बड़ा बजट हम लेके आ रहे हैं, 9 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। जबानी मुंह खर्चे से कोई बजट नहीं चलता। इनसे पूछिए किस डिपार्टमेंट पे पिछला जो बजट था इनका, वो कहां कहां कितना कितना खर्चा किया है। अरे 10%, 20%, 30% बजट ही खर्च कर पाए, बाकी ये लौटा लाते हैं और फिर उसको जोड़ के आगे वाले बजट में बता देते हैं इतने लाख करोड़ का हम बजट लेकर के आ रहे हैं। आपने किसके लिए ये बजट लाया है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप ये खुद सोचिए कि किस तरीके की बात ये लोग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ना मजदूरों के लिए बजट आने वाला है, ना किसानों के लिए बजट आने वाला है, ना छोटे व्यापारियों के लिए बजट आने वाला है। ये केवल 20 से 10% लोगों के लिए बजट आएगा। मध्यम वर्ग को कोई छूट नहीं मिल रही है, ना तो केंद्र सरकार ने दी और ना आप राज्य सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं। तो ठीक है, आपने कुल तमाम बातों मिलाकर का के जिक्र यही किया। है। मैंने आपसे पूछा कि बजट से क्या उम्मीदें हैं, आपने बताया कि कहां पर बजट खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना प्रतिशत बजट पिछले बजट का भी आपने जिक्र किया। अश्विनी शाही हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। अश्विनी जी, तमाम सवाल उन्होंने पूछे हैं, जवाब दे दीजिए कि आप 9 लाख करोड़ के बजट का आकार की बात कर रहे हैं, किस तरह से आपने पिछले बजट का कहां पर कितना खर्च किया है उसका जवाब भी दीजिए, और अभी आपकी आगे क्या रणनीति है वो भी बता दीजिए। देखिए, कपिल जी एक अच्छे सधे हुए प्रवक्ता हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं बता पाए कि हमने क्या नहीं किया बजट में। इन लोगों ने, देखिए, जब इनकी सरकार थी 2012 से 17 तक बेरोजगारी थी 19%, आज बेरोजगारी है 2.4%। 2012 से 17 तक इन्होंने गन्ना किसानों का भी चर्चा किया। इन्होंने क्या भुगतान किया, कितने लाख करोड़ का कर्जा छोड़कर गए। हम लोगों ने 3 लाख करोड़ का अभी तक भुगतान कर दिया है गन्ना किसानों का। इन लोगों को देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग, कभी भी इन लोगों को एक चश्मा इनका है, वो हरा हरा चश्मा है, वो दिखाई वही देता है, यहां नहीं खत्म हुआ। अरे भाई, आपने कितनी सरकारी नौकरियां दी? इन्होंने 1,95,000 नौकरियां दी। मैं तो कहता हूं दिया इन्होंने 1,95,000, लेकिन हमने तो 10 साल का 10 लाख का रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। अभी 2026 में 30,000 आरक्षी, 5,000 दरोगा और उसके साथ और 50,000 की ये शिक्षा विभाग में 50,000, मतलब 1.5 लाख नौकरियां सभी विभागों में हम देने की घोषणा कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हम तो रोजगार पर भी काम कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम की दूरी मिटा दी हमने। गंगा एक्सप्रेसवे, कितने एक्सप्रेसवे इस समय काम कर रहे हैं, जिस पर हमको लग रहा है कपिल जी भी चल रहे होंगे। ये लोग अभी एक एक्सप्रेसवे बनाया, बहुत अच्छा काम किया, हम तो खुलेआम कहते हैं कि अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन आज जो है 16-17 पर जो उत्तर प्रदेश में है उस पर ये भी चलते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कहेंगे। इन्होंने तो सैफई में, इटावा में बिजली देने का काम किया था। रामपुर में बिजली देते थे, हम पूरे प्रदेश में देते हैं। लेकिन हमने तो घोषणा कर दी कि सैफई में एक अच्छा ट्रामा सेंटर और अस्पताल बनाएंगे हम, बहुत बेहतर। तो हमने न कहीं क्षेत्रवाद किया और न हमने कहीं कोई जातिवाद किया। ठीक है, यानी कि आपने तमाम कार्य किए। लेकिन एक और सवाल जो उन्होंने पूछा था, कितने प्रतिशत पैसा खर्च किया, ये भी बता दीजिए। तमाम आंकड़े आपने रखे, बेरोजगारी का आंकड़ा आपने रखा 2016 का, लेकिन आप अभी ये भी तो बता दीजिए कि पिछले बार के बजट का कितना पैसा खर्च हुआ है। लगभग हर विभाग में आवश्यकता अनुसार पैसा खर्च हुआ है। ये लोग जो 40-40, 50-50% से ऊपर ही लोग किए थे, 2012 से 17 का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए ना कितना वापस किए हैं।
आज हमारा विकास दिख रहा है, हमें वापस और उसकी बात ही नहीं करनी है। हमें देखिए, कुल मिलाकर आपको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं सर कि विकास हुआ है तो पश्चिम पैसा में खर्च हुआ होगा, वही तो वो भी पूछ रहे हैं ना, बता दीजिए। मैं वही तो बता रहा हूं कि पश्चिम में हमने जो है, हमने पश्चिम से पूरब को जोड़ा गंगा एक्सप्रेसवे से। एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, हमने खर्चा किया। हमने एक स्टेडियम इन्होंने बनाया, कूदते हैं, उनके कार्यकाल में बना, हमारे यहाँ दो दो बनकर ठीक जो है सर, देखिए गोरखपुर मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं, फिर हम डिबेट ओपन कर देंगे। मनीष गुप्ता जी, आप किस तरह से देखते हैं ये जो बातें, ये तो पॉलिटिकल बातें हो गई, लेकिन अगर बात की जाए इकोनॉमिक बेसिस पे, तो आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि विदेशी कंपनियां निवेश कर रही है, उत्तर प्रदेश में लगातार जो निवेशक हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो तरीके से बात होती है। एक बात तो अभी ये रखी कि भाई कपीश जी ने पूछा कि भाई कितना खर्च किया बजट का, ये बड़ा अच्छी बात कही। अश्विनी जी ने खैर जवाब भी दिया होगा। और मेरा कहना यह है, सरकार को एक ऐसा नियम बना देना चाहिए कि कम से कम हर 6 महीने पर बजट का रिव्यू हो, और ये केंद्रीय बजट में भी हो, प्रदेशों के बजट में हो, और वो नियम सबके लिए लागू और लाइफ टाइम के लिए हो जाए, फिर चाहे सरकार किसी की भी आए। तो 6 महीने में या 3-3 महीने में रिव्यू होना शुरू हो जाए। कभी आपने बजट एलोकेट किया फरवरी में, अब 30 जून गुजर गई, अब 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आंकड़े तय हो जाएं कि भाई ये बजट था, हमने ये अप्रूव कर दिया, ये काम चालू हो गया। नहीं हुआ, कम से कम 25 नहीं तो 20% तो काम शुरू हो। इससे क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और विपक्ष का एक प्रश्न ही खत्म हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, चाहे वो कोई पार्टी सत्ता में हो, कोई विपक्ष में हो। एक बात। दूसरी बात, अब आप जो कह रही हैं कि ये बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, तो देखिए मेरा इसमें मानना ये है, इस बजट से उम्मीद सबसे बड़ी ये है कि ये बजट पिछली बार जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा था। कितना हुआ नहीं हुआ रिव्यू की बात होगी, लेकिन अब मुझे लगता है योगी सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेगी। यानी जहां पहले वो सड़क बना रही थी, तो अब वो लॉजिस्टिक्स हब बनाए, ऐसा मैं सोचता हूं। तो लॉजिस्टिक हब बनेगा तो उसके साथ सड़क भी होगी, वेयर हाउस भी होगी, उसके साथ एक्सप्रेस वे भी होंगे, तो उसके साथ वाटरवेज भी होंगे। तो ये एक बिजनेस को फोकस करने वाला, जैसे देखिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो लोगों को ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, तो ईज ऑफ डूइंग भी चाहिए और ईज ऑफ लिविंग भी चाहिए। यानी यानी हमें कैसे ना कैसे करके लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पे काम करना होगा। अभी अश्विनी शाही जी कह रहे थे कि हमने इतनी नौकरियां दी, अखिलेश यादव ने इतनी नौकरी दी, हमने इतनी दी। देखिए यहां मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं। मुझे लगता है कि आप रोजगार की बात ज्यादा करें। आप 2 लाख नौकरी देके, करोड़ों का प्रदेश है, कुछ लाख लोग, आप मानो भले ही आपने अखिलेश यादव से 8 गुना ज्यादा नौकरी दी हो, लेकिन आपको नौकरी से आगे बढ़कर रोजगार पर बात करनी पड़ेगी कि भाई 1 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए। अगर 1 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए, जिसमें से 80 लाख के पास अगर है, तो 20 लाख लोगों को रोजगार चाहिए। 1 लाख 2 लाख से बात नहीं, 20 लाख की बात करिए, रोजगार की बात करिए, जिसमें छोटे व्यापार एमएसएमई के लिए क्या कर रहे हैं उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। मुझे लगता है इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ विशेष होना चाहिए। ये बात आप जान लीजिए कि इस बार का बजट पूरी तरीके से कैपेक्स पर रहेगा, क्योंकि देखिए हमारी जो बजट की संरचना है, इसमें 50 से 60% पैसा तो सिर्फ वेतन, पेंशन, ब्याज, सब्सिडी में चला जाता है। बचता क्या है? तो जो बहुत बड़ी घोषणाओं का रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि ज्यादातर वो सैलरी है। 30% सैलरी है, और अगर समझिए 18% पेंशन है, यानी जितने वर्कफोर्स काम कर रही है उसका 55 से 60% तो हम पेंशन में दिए जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे कि हमारी इफेक्टिव वर्कफोर्स ज्यादा हो। पेंशन हमारे लिए जन कल्याण तो है, लेकिन वो बजट में आम जनता को इफेक्टिवनेस नहीं दे पा रही है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। अब कपिल श्रीवास्तव जी भी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे किसानों का, पेंशन का और तमाम चीजों का, कपिल जी आपने कहा कि बजट का काफी ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो खर्च नहीं होता है, वो अगले बजट में जोड़ दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था, एक बार वो भी बता दीजिए कि आप लोग जब सत्ता में थे तो आप लोग किस तरह से बजट का उपयोग करते थे, कितना प्रतिशत कैसे आप लोगों का खर्च होता था?
मैं आपके पास इसका जवाब लेने के लिए आऊंगी कपिल जी। कपिल जी मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, योगी कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई, थोड़ी ही देर में अब बजट पेश होगा। देखिए 11 बजे बजट पेश होगा विधानसभा में, तो योगी कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, थोड़ी ही देर में बजट पेश होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में जो बैठक कैबिनेट की हुई थी उसमें बजट को मंजूरी मिल गई है और सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। थोड़ी ही देर में बजट पेश होगा, 11 बजे का समय है, बजट पेश होगा। जी कपिल जी, मेरा सवाल था, आप जवाब दें। देखिए बहुत सीधी सी बात है, आज से 9 वर्ष पहले की तुलना आप आज के डेट में नहीं कर सकते, क्योंकि तब से हमारी आबादी भी बढ़ी है और साथ ही साथ जो टैक्सेशन इन्होंने जबरदस्त रूप से बढ़ाया है, तो जनता को शोषित करके इन्होंने टैक्स लेने का काम किया है। जबकि होना यह चाहिए कि गरीबों पर उतने टैक्स नहीं होने चाहिए। आप तो गरीबों पर टैक्स लगा रहे हैं। मैंने पूछा आप लोग जब सत्ता में थे, आप जब बजट लाते थे तो कितना प्रतिशत खर्च होता था? प्रतिशत बता दीजिए, आप आंकड़ा बता दीजिए। 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा हम खर्च करते थे। और मैं आपको अगर 1 घंटे बाद आप हमसे बात करें तो निश्चित मैं पिछले 4 सालों का आंकड़ा लेकर के बैठ जाऊंगा और अपने भी 4 सालों का आंकड़ा लेकर के बैठ जाऊंगा। केवल हमें अवसर दे दें। लेकिन मैं एक बात अपने आदरणीय मित्र से पूछना चाहते हैं, जो ये बेरोजगारी की दर बता रहे थे, ये बेरोजगारी की दर किसके आंकड़े से बता रहे थे? वो आंकड़ा कौन जारी कर रहा है? क्योंकि आपने तो रोजगार कार्यालयों पे ताला लगा दिया। आपको तो मालूम है कि रोजगार कार्यालय अब वर्क नहीं करते उत्तर प्रदेश के अंदर। श्रम विभाग जो इन आंकड़ों को प्रेषित करता था, वो आपने उसको भी बंद करा दिया। अब आंकड़े आते ही नहीं। तो ये आंकड़े बना कौन रहा है, ये आंकड़े ला कौन रहा है और ये आंकड़े बता कौन रहा है? अश्विनी जी, आंकड़े कहां से ला रहे हैं आप? ये आंकड़े आपने जो अभी जिक्र किया, हालांकि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आंकड़े दिए थे, लेकिन अश्विनी जी आंकड़े आए कहां से, ये बताइए। श्वेत पत्र जारी नहीं किया। नहीं, सुन ले, बड़ा अंतर होता है। एक मौखिक रूप से आप कह देते हैं और एक अब कहीं से तो सर देखिए, विधानसभा हो या सदन हो, सदन के पटल पर अगर कोई आंकड़ा रखा जाता है तो वो वेरीफाइड होता है, ये नियम होता है। और इसी नियम को लेकर अभी हमने किताब को लेकर देखा भी था, नरवणे जी की किताब को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ था। लेकिन जवाब ले लेते हैं। देखिए, इन लोगों को सिर्फ नेगेटिव बात करनी है। आंकड़े क्या सरकार बंद हो गई है? सांख्यिकी विभाग है, श्रम विभाग है, सारा विभाग है, श्रम विभाग के मंत्री भी हैं, इन्होंने बंद कर दिया। मुझे आप किसका दिखाना क्या है, सुनिए तो। मेरे दिखा दीजिए। आप अरे बता भाई, दीजिए, वो मेरे आंकड़े सुन दिखा लीजिए दीजिए, ना। आप किसका दिया हुआ दे रहे हैं? तो आपको की जो है वो बताना चाहता हूं, तो आप कर हमारे मनीष जी ने बहुत अच्छा सवाल किया रोजगार के बारे में। मनीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी में 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई है, जिसमें 2 करोड़ से ऊपर रोजगार सृजित हुए हैं। आप ये एक पहला आंकड़ा। कौशल विकास से हम 14 लाख लोगों को अरे ये एमएसएमई में 2 लाख एमएसएमई आपके समय में बंद हो गई है और आप आकर के अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं। एमएसएमई से पैसा निकाल कर कपिल जी के समय में, कपिल जी ने बोलने दीजिए। अभी आपने अपनी बात रखी, मैं उनसे आंकड़े मांग रही हूँ ना। कपिल जी, 20,000 करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार ने एमएसएमई को दिए हैं। हाँ, आप मुझे बताइए। ठीक है कपिल जी, आपके समय में आप बोलेगा पिछले बजट से, और आप कह रहे हैं कि आप एमएसएमई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार मात्र 20,000 करोड़ दे रही, तो आप कपिल जी एक एक चीज का सवाल का जवाब लेने दीजिए ना। अब आप एमएसएमई पर आ गए। अभी बात आप आंकड़ों की कर रहे थे, अभी आप पूछ रहे थे ये बेरोजगारी का आंकड़ा कहां से जारी किया। अब जब वो बता रहे हैं बेरोजगारी का आंकड़े के बारे में, तो आप कह रहे हैं एमएसएमई में केंद्र ने कितना पैसा दिया। रुकिए तो सही, एक सवाल का जवाब लेने दीजिए। हमने नहीं किए, इन्होंने एमएसएमई की बात की है। मैंने तो उसका जवाब दिया है केवल। तो आपके समय में दीजिए, उनको भी कह रहे दीजिए कि मैं आपके पास आऊंगी। तो बोलिएगा, ये बीच में बकर बकर करने क्या जरूरत है कपिल भाई? क्यों? जब कमजोर आदमी ज्यादा चिल्लाता है, इसलिए आपकी सरकार नहीं है और जनता ने आपको किनारे किया हुआ है, तो शांत रहिए। सरकार के आंकड़े सुन लीजिए। जनता ने किनारे नहीं किया, विपक्ष में बैठाया है, नहीं आना है ताकि आप पे प्रश्न खड़ा कर सकें। मैं ये चाह रहा हूं कि मतलब जो मॉडरेटर की भूमिका में आप एंकर हैं, तो आपको करना चाहिए। सर कहिए, अब शांत हो गए, आप अपनी बात कहिए। जी, औद्योगिक विकास की बात की मनीष जी ने। औद्योगिक विकास में महिलाओं की भागीदारी हमने 25% सुनिश्चित की है। आपका सवाल ये था, मैं आपको जवाब दे रहा था। बीच में जो है समाजवादी पार्टी चूंकि परिवारवादी है तो कूदेगी। अब आता हूं मैं इनकी बात पर कि किस तरीके की बात कर रहे हैं। केंद्र दे रहा है, राज्य दे रहा है, उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजित कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में।
अब केंद्र दे रहा है कि राज्य दे रहा है, आपके भाग्य में नहीं था। अच्छा, ये 9 साल में कितने आपने आपकी एमयू चल रही थी, सिग्नेचर किए, आप जरा लोगों बता ने नहीं दीजिए। किया, लेकिन अब और जो कितना है आपने जमीन आपको पे कम से उतारा, ये कम बता कितना दीजिए। चाहिए, मनीष आपने भाई, किया इसी क्या? बात का तो आईना आपको हमने दिखा उत्तर रहे हैं प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना की, मेडिकल कॉलेज कि बनाया, आप हमने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स की जगह यूनिवर्सिटी छोड़ के अब बनाई, उद्योगों पर स्टेडियम ध्यान देखिए, दीजिए। वरुण उनका ये पुरोहित जी कहना भी है कि हमारे आप साथ जुड़ उद्योग गए के ध्यान नहीं दे रहे। हैं। वरुण जी, आप बजट पेश होना है, कुछ ही समय का वक्त बचा है, आधे घंटे के बाद विधानसभा में बजट पेश हो जाएगा। क्या उम्मीदें हैं आपकी बजट से? अश्विनी जी रुक जाइए, वरुण जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। वरुण जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी बजट से? देखिए, मैं तो बजट से ये उम्मीद करता हूं, भारत सरकार का जो बजट है उसका करीब करीब 1/5वां बजट की प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। तो मैं तो इसमें ये चाहूंगा कि युवाओं को एक सोशल सिक्योरिटी रोजगार के रूप में प्रदान की जाए। चाय पकौड़ों के ठेले को मैं रोजगार नहीं मानता हूं, आप उसके लिए नौकरियां निकालिए, नौकरियों की तनख्वाह मिलेगी। आप ये प्राइवेटाइजेशन निजीकरण कर करके जो सर्वनाश किया है भारतीय इकोनॉमी का, उसको आप रोकिए, आप सरकारीकरण कीजिए। आप सरकारी नौकरी दोगे तो 1 नंबर तो पैसा दोगे आप बच्चों को, फिर वो 1 तारीख को तनख्वाह आएगी तो अपने आप ही खर्च करेंगे। आप उसको प्राइवेटाइजेशन, एमएसएमई, इसे आंकड़ों की जगलरी में क्यों फंसाना चाहते? जब 9 लाख करोड़ का आपका प्रोजेक्शन है बजट का, तो जैसे सिंगापुर क्योटो बना ही दिया, वाराणसी को सबने देगा, क्योटो बन गया, तो दूसरे शहर भी वैसे ही बनाओगे या रियलिटी में बनाओगे? देश को जनता देखेगी इस बात को। और हर बात में अगर आप विरोध करते हो तो आप हल्ला मचाने लग जाते हो, देशद्रोही है, इनको समझ नहीं है, जनता ने नकार दिया। अरे भाई, अटल जी अडवाणी जी को भी नकार दिया था कि वो देशद्रोही थे क्या? वो नकारा थे क्या? जो आज जो एक मानसिकता इनके अंदर डेवलप हो गई कि विरोध मत करो, किसी चीज को क्रिटिसाइज मत करो, किसी चीज को एनालाइज मत करो। क्रिटिसिज्म छोड़ो, एनालिसिस ही नहीं करने देना चाहते है किसी बात। इसीलिए इस बात से जनता आक्रोशित है। आप देखिए कितने बच्चे प्रयागराज में, लखनऊ में प्रदर्शन करते हैं। क्यों करते हैं भाई? जब आपको 8 साल हो गए, 12 साल के इंजन में हो गए, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, पता नहीं कौन कौन से इंजन जोड़ते हो, सिंगल इंजन में तो दम ही नहीं है आपके। तो आप जब जोड़ते हो तो बच्चे अब तक तो सेटिस्फाई हो जाने चाहिए थे। आपने इतना विकास कर दिया, हमने इतनी नौकरियों को सृजन कर दिया, नौकरियां नहीं करी आपने सृजन। मतलब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अश्विनी जी हमारे साथ है, उनसे जवाब लेते हैं। अश्विनी जी, तमाम आरोप पहले तो समाजवादी पार्टी आप पर लगा रही थी, अब कांग्रेस भी लगा रही है। एक मिनट, एक सेकंड और दे दो। महिला सुरक्षा के बारे में क्या होगा? रोज जगह जगह रेप हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कहीं क्राइम है नहीं महिलाओं से वरुण संबंधित। जी, आपका नाम सिक्योरिटी के बारे में नहीं है? अरे वरुण जी, आपका नाम असनी शाही है क्या? अरे मैं पागल हुआ क्या जो आपका नाम रखूंगा? मैं आपका नाम क्यों रखूंगा? मैंने एक्सक्यूज मी नहीं है भाई, असनी शाही से सवाल पूछा उन्होंने। आप पागल हो चुके हैं, राहुल गांधी भी पागल हो चुके हैं, यहाँ आपके पागल हो चुके हैं। थोड़ा धैर्य रखिए ना। मैंने नॉन बायोलॉजिकल आदमी, मैं आपका मैं नाम क्यों आपको रखूंगा? कहाँ कर रहा हूँ? असनी शाही से पूछा है, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। वरुण जी, आपने सवाल पूछे तो एक बार उनसे जवाब ले लेते हैं ना, जवाब देने दीजिए उन्हें। अश्विनी जी से आपने सवाल उठाए हैं, कई महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं। जी अश्विनी जी, दीजिए जवाब। वरुण जी तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे राहुल गांधी नरवने नरवने कर रहे थे सदन में, वही से वरुण जी कर रहे हैं। वरुण जी, मेरा नाम असनी शाही है, आपका नाम नहीं है। आपके बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आपने हमारे बीच में इंटरप्ट किया। सर मैं आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर का रुख करूंगी। बड़ी खबर आ रही है बजट को लेकर। शिवपाल यादव ने पोस्ट किया है, बजट से पहले ही जनता का हिसाब साफ है। शिवपाल यादव ने कहा, रोजगार शून्य, किसान कर्ज में और नौजवान निराश है, अब जुमलों का बजट नहीं चलेगा, ये शिवपाल यादव ने कहा है। तो देखिए, बजट से पहले शिवपाल यादव ने पोस्ट किया है और बजट से पहले ही जनता का हिसाब साफ है। शिवपाल यादव ने कहा कि रोजगार शून्य है, किसान कर्ज में है और नौजवान निराश है, अब जुमलों का बजट नहीं चलेगा। अश्विनी जी, अब जुमलों का बजट नहीं चलेगा, ये शिवपाल यादव ने बजट पेश होने से कुछ मिनटों पहले ही पोस्ट किया है। ये क्यों नहीं करेंगे? समाजवादियों का काम है, हम जो काम करते हैं वो जनता के लिए करते हैं। अभी ये चुनाव का बजट बता देंगे, हम चुनाव को देखकर कोई काम नहीं करते हैं। हमने बजट बनाया, हमने उत्तर प्रदेश के विकास की नींव रखी। बार बार कहते हैं काशी क्योटो नहीं बन गया, जाकर देखिए ना काशी में क्या हुआ है। आंख पर हरा चश्मा लगा के और ऊपर से तेल लगा लेंगे तो आपको धुंधला ही नजर आएगा। काशी में रहने वालों से पूछिए, आज पूरे बेहतर उत्तर प्रदेश में जो हम आपने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को तोड़ देंगे, इसलिए नहीं बोलने देंगे। मंदिरों को तोड़ने का काम किया है, आपने सनातनी परंपरा को कुचलने का काम किया है, बुलडोज करने का काम किया है। क्योटो नहीं बनाया है, क्योटो जो है वो काशी को देख करके बना था। क्योटो जो है वो काशी को देख के बना था, तो आप क्योटो बनाने चले थे।
आप तो विरासत देखिए गलियारा ना, बना रहे हैं, आप गोरखपुर आप शहर में रहते हैं, संस्कृति और जाइए गोरखपुर संस्कार शहर नहीं बना देखिए। रहे। क्या आप किया था धर्म आपने का सैफई काम में? नहीं कर रहे, आप आपने अधर्म का एयरपोर्ट काम नहीं कर रहे बनवाया, हैं। आपने सैफई में आप धार्मिक एयर स्ट्रिप बनवाया राजधानी को कुचलने जिसपे का आपके काम कर मित्रों रहे के हैं। जहाज उतरते हैं। आप हमने संस्कार और जो है संस्कृति को रोड दबाने का बनवाए, काम कर रहे हैं। और हमारे आप देश में रीति कितना और एयरपोर्ट चालू है एकदम प्रथा पे ये कुचलने का चिल्ला काम कर रहे हैं। जो सत्यता है उसको स्वीकार कीजिए, चुके हैं आप लोग चुके जो सच्चाई है उसको स्वीकार कीजिए। क्योटो काशी को देख करके बना था, नहीं है। काशी क्योटो को देख के नहीं बनी थी। बड़ी दुख की बात है कि काशी मंदिरों को काशी तोड़ने वाली सरकार बनी है आपकी, जाइए जो देखिए, औरंगजेब भी काशी शर्मा रहा है फिर कि नहीं इतने होगा मंदिर तो कबीर हमने भाई। नहीं तोड़े जितना ये योगी और मोदी ने बिलाप तोड़ मत दिए। करिए, हाथी मत पीटिए। आपने आपको संस्कार काम और करना आपने चाहो तो संस्कृति को करिए। कुचलने का काम बनारस के अंदर किया है। अश्विनी जी, कपिल जी, आप अपनी बात, अश्विनी जी आपके पास आऊंगी। एक एक करके आप लोग बोलिए। देखिए, आप दोनों बोलेंगे तो दोनों की आवाज जनता तक पहुंचेगी, नहीं समझ में आएगा नहीं क्या कह रहे हैं। अपनी ये बात बार-बार आराम बीच से में रखिए। क्यों एक व्यक्ति बोलता है, आप रुक जाइए, आप अपने समय पे बोलिएगा, सबको बराबर समय ये दूंगी। देखिए ना, इनसे पूछिए ये मानसिक संतुलन क्यों खो रहे हैं। जब हमसे सवाल पूछ रही हैं तो ये कूद जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इन लोगों के विकास में छेद था, विकास में दिक्कत थी इनके। आप हमारा मानसिक संतुलन खोता हुआ देख रहे हैं। उसका कारण है कि जब हिंदू संस्कृति और संस्कार पर प्रहार कीजिएगा तो किसी भी सनातनी परंपरा को मानने वाले को अरे बेचैनी लाठी हो से तो जाएगी। आपने देखिए पिटवाया कपिल जी, भाई। अश्विनी जी रुकिए रुकिए रुकिए, अश्विनी जी रुकिए। कपिल जी, मैं आपके पास आई, मैंने आपसे पूछा के द्वारा जो किया गया था वो मंदिर भी आपने तोड़ दिया। आपने भोलेनाथ के ना जाने कितने शिव के शिवलिंग्स को तोड़ करके लंका में रखा हुआ है आपने थाने में। आप बताओ ना मुझे, आप स्थापित भी तो कर सकते थे। आप क्योटो बनाने चले। अरे मनीष जी क्योटो तो कुछ खुद ही कहना चाह काशी रहे को हैं, देख के मनीष बना जी के है। पास जाएंगे। मनीष जी, आप ये बताइए कि हम बजट को लेकर हम बात कर रहे हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए, बजट में क्या कुछ उम्मीदें हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25% बताया जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो खर्च करेगी सरकार। आप लगातार इन सब की बात सुन रहे हैं, चाहे सपा के कार्यकाल की बात की जाए, चाहे बीजेपी के 10 साल की बात की जाए, आने वाले चुनाव को लेकर बात की जाए, तमाम चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। बेरोजगारी दर को लेकर अभी वरुण जी ने भी कहा कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है जिस वजह से रोजगार जा रहा है। तो क्या प्राइवेटाइजेशन गलत है? क्या अगर एमएसएमई को सपोर्ट कर रही है सरकार कि आप उद्योगपति बनिए, आप एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योगपतियों को आगे बढ़ने के लिए जब अवसर दिया जा रहा है, तो क्या सरकारी नौकरी तक उनको सीमित रखा जाए? कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए यही समस्या है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा वो अपनी लाइन ली, उन्होंने बजट पर कोई चर्चा की नहीं, उन्होंने एक राजनीतिक भाषण देने का प्रयास किया। मेरा कहना यह है, पिछली बार के अगर हम बजट की कंपैरिजन करें तो पिछली बार अयोध्या, काशी, मथुरा के लिए भारी आवंटन किया गया। पिछली बार जेवर एयरपोर्ट और एक्सप्रेस वे के लिए किया। इस बार हमें क्या करना होगा? हमें क्या स्टार्टअप के लिए, नए आईटी पार्क बनाने के लिए कोई पैकेज देना पड़ेगा जिससे कि महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिले? क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, महिलाओं को, उनके लिए कोई लोन की बात होगी या विदाउट इंटरेस्ट लोन की बात होगी? महिलाओं को व्यापार करने के लिए कुछ सब्सिडी, कुछ विदाउट इंटरेस्ट का लोन मिले, उन पर बात होगी क्या? उज्ज्वला में कोई सिलेंडर मुफ्त मिलना है? देखिए बात को समझ लीजिए, चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसे में सरकार को यह तय करना होगा। सर रुकिएगा, मैं आपके पास आ रही हूँ। शिवपाल यादव कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। और इस बजट का कोई विजन नहीं होगा, केवल धोखा ही धोखा होगा। सर आपने अभी ट्वीट भी किया है कि ये जुमलों का बजट है। तो देखिए, भ्रष्टाचार का, केवल भ्रष्टाचार का बजट होगा और लूट होगी बजट की। अभी कैबिनेट मीटिंग भी हुई है और ये लोग कह रहे हैं कि बड़ा समावेशी बजट है, हर बार का ये अनोखा बजट है, क्योंकि ये 2027 चुनाव से पहले। क्या लगता है कि चुनावी वादे भी इसमें कुछ बजट में होंगे? देखिए, केवल जनता के साथ धोखा होगा और अभी तक लगातार धोखा हुआ है, और उसी तरीके से फिर से इस बजट की लूट होगी और भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। सबसे बड़ा बजट बता रहे हैं इस बार। मेरे भाइयों, 25 करोड़ जनता के जीवन को खुशहाल बनाने वाला, विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाला, गरीबों को अमीर बनाने वाला, युवाओं के उज्जवल भविष्य का रोड मैप, महिलाओं के सशक्तिकरण, अन्नदाता किसानों की उन्नति के लिए और मजबूत इंफ्रा मतलब खड़ा करने के साथ साथ जनता की जो जरूरतें हैं उससे संबंधित
बहुत ही अच्छा बजट आज आने की पूरी उम्मीद रखिए और 11 बजे से बजट आएगा, उसको आप देखिए। सपा कहीं ट्रंप से प्रभावित है बजट कि ये चुनावी बजट जुमलों का बजट है, चुनावी बजट है। अभी बजट आया नहीं, उनको चुनावी जुमला दिखाई देने लगा। मतलब ये समाजवादी पार्टी के लोगों को एक सत्ता वियोग का मानसिक रोग हो गया है और वह सत्ता उनको 27 से लेकर के 47 तक मिलने वाली नहीं है, इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के बयान देते। सपा कह रही कि ट्रंप से प्रभावित है ये बजट। अभी बजट आया नहीं तो उनको कैसे मालूम हुआ प्रभावित है कि निष्प्रभावी है? कोई भारत सरकार के बजट को प्रभावित नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को प्रभावित नहीं कर सकता। बजट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता और विकसित भारत के स्पीड के साथ विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने वाला किन किन सेक्टरों में दिया जा सकता है सर? अभी आएगा। सर हो गया यार। तो मनीष जी, यहाँ पर बजट को लेकर अब काफी बातें पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से, और अभी डिप्टी सीएम ने भी कहा कि किस तरह से ये बजट काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, तमाम वर्गों को साधने वाला। आप भी इसी को लेकर कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा था कि ये बड़ा मुश्किल होगा ये तय कर पाना कि इस बार लोक लुभावन बजट रखना है या कैपेक्स बजट रखना है। अगर देखिए, हमने एक्सप्रेसवे और हाईवे पर काम किया, या उसको रूरल कनेक्टिविटी और वेयर हाउसिंग से जोड़ा जाना है, ये बड़ा काम है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात जो कि मुश्किल है कि राज्य का राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डेफिसिट है, कंट्रोल में है कि नहीं है। इंटरेस्ट और सब्सिडी पर कंट्रोल, अब सब्सिडी पर कंट्रोल करना आसान नहीं क्योंकि जनहित का मामला सीधा जुड़ा हुआ है। पर सरकार को एक बात और चेक करनी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर उद्योगों को जो रियायत दी जा रही है, क्या आम जनता तक उसका लाभ पहुंच रहा है? क्या उससे रियल में रोजगार बढ़ रहा है? क्या तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस पर क्या काम करना चाहिए कि जो बिजनेस पर राहत मिली, ग्राउंड पर जाके चेक करें कितने रोजगार मिले। नहीं, प्रश्न उठा देना कि रोजगार ऑफिस बंद हो गए, आंकड़ों पर डाउट कर देना, इससे बेटर कुछ अपना आंकड़ा अगर लेके आता है विपक्ष कि देखो साहब, हमने एक शहर इटावा में या शहर फिरोजाबाद में हमने ये एनालिसिस किया और उनका ये रिजल्ट मिला, तो कुछ इन सब चीजों का जवाब अश्विनी जी से ले लेते हैं। अश्विनी जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। अश्विनी जी। जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से इन लोगों को जो भी समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी बीच में बोलकर वो कर रही है। मनीष जी का जवाब मैं देना चाहता हूं। देखिए मनीष जी, 3.48% जो है राजकोषीय घाटा रहा है और सरकार कोशिश कर रही है उसी पर काम करने के लिए। केंद्र सरकार ने भी काम किया और हमने भी काम किया। 12 लाख करोड़ के जो यहाँ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट लग चुके हैं, जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी। और आपने जो कहा कि सिर्फ जो है इधर काम करना चाहिए, रूरल में भी काम करना चाहिए, उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि रूरल में हम लोगों ने सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर, सोनभद्र और छोटे शहरों में, सिर्फ एनसीआर, गाजियाबाद और मेरठ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने कहीं 20,000 करोड़, कहीं 25,000 करोड़, कहीं 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लग चुके हैं। इन जगहों पर भी, रूरल में भी हम काम कर रहे हैं, जो वेयर हाउस पर भी काम हो रहा है और जहां पर टेक्नोलॉजी का भी काम हो रहा है। हम हर जगह हर चीज एक एक करके बांट रहे हैं। 5 नाम बता दीजिए कहां लगे हैं। अच्छा, शांति से सुन लीजिएगा, मैं नाम और आपको, आप नहीं शांति से सुन लीजिएगा ना, बीच में है करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे ही हंसते रह जाएंगे। और अभी बिना सुने तो शिवपाल यादव ने भी कह दिया है। कपिश जी एक सेकंड, अश्विनी जी हमने तो पूछ लिया, मैं बता दे रहा हूं, तो कुछ कही नहीं रहे। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं इनको बता देता हूं। देखिए 2500 करोड़ अडानी पावर, मोबाइल ओपन एक्सचेंज क्लस्टर 10,000 करोड़ रुपए, टेक्ना इलेक्ट्रॉनिक्स 5,000 करोड़ रुपए। अरे कहाँ लगा है? अरे कहाँ नहीं लगा है? हर जिला, आप बताइए किस जिले में उद्योग नहीं लगा है? मैं कहता हूँ कि न्यूज स्टेट जो है नहीं लगा है। अरे कपिल जी वो गिनवा रहे हैं, उन्हें बोलने तो दीजिए, रुक जाइए, उनको समय दिया है, 30 सेकंड मांगे उन्होंने, 30 सेकंड उन्हें बोलने देते हैं, फिर हम बता नहीं रहे। 7,434 वीवो मोबाइल नोएडा में निवेश कमिटमेंट के लिए हायर इंडिया 2,800 करोड़, के लिए 2,700 करोड़। उसके बाद अरे बाप रे बाप, मुंह से जब बोल देना है तो कुल करोड़ बता दीजिए। सिफी टेक्नोलॉजी 2,692 करोड़, अडानी इंटरप्राइजेज 2,400 करोड़ रुपए, ये तीसरी जी ग्राउंड ब्रेकिंग में है। चौथी में आई है टाटा टेक्नोलॉजी 4,100 करोड़, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 3,400 करोड़।
ये सारा जो है चीजें लग रही है। और मैंने जो मिर्जापुर को 26,000 कहां पर लग रही है, यही तो बता दीजिए कि गोरखपुर में कौन सा लगाया आपने, देवरिया में कौन सा लगाया, बता दीजिए। गोरखपुर गीडा में कम से कम 5 फैक्ट्रियां लगी है। ठीक है, कहाँ है? देखिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभी हमारे साथ निखिल लखनऊ से जुड़ गए हैं। आप सभी के पास में आऊंगी। एक बार निखिल, व्यापारियों के साथ मुझे बताया जा रहा है कि आप मौजूद हैं। निखिल का रुख करेंगे एक बार, फिर मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगी। सवाल किस बार का बजट किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी बजट अगर उत्तर प्रदेश का आ रहा है तो उसमें व्यापारियों का बहुत अहम रोल होता है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का बजट है पिछले 7-8 सालों से उसका आकार बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि इस बार भी कई चीज़ें हम लोगों को चाहिए हैं। जैसे स्वास्थ्य बीमा अभी नहीं मिल रहा है। जीएसटी में जो लोग पंजीकृत व्यापारी होते हैं उनको सरकार दुर्घटना बीमा तो देती है, लेकिन हम लोग की अपेक्षा सरकार से है कि व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा भी होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो लगातार आगे बढ़ के काम करता है। कोविड में भी व्यापारियों ने सबसे ज़्यादा सहायता की थी। दूसरा क्या है कि अभी ई कॉमर्स के लिए प्रदेश में पॉलिसी होनी चाहिए। ई कॉमर्स कंपनियों से देश का व्यापारी बहुत परेशान है, उत्तर प्रदेश का व्यापारी बहुत परेशान है। हमारा लोकल लेवल पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसे नियमावली बननी चाहिए जिससे हम लोग उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकें। साथ ही साथ बाजारों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की योजना यदि उत्तर प्रदेश सरकार लाए तो निश्चित रूप से उससे भी हम लोगों को लाभ मिलेगा। और बाजारों में अभी भी आप देखेंगे तमाम जगह पर पेयजल की व्यवस्था और पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, जिससे फीमेल कस्टमर अगर आते हैं तो उनके सामने भी समस्या होती है, जो वैसे व्यापारी होते हैं उनके सामने भी समस्या होती है। तो पब्लिक टॉयलेट की भी व्यवस्था अगर की जाए तो निश्चित रूप से ये ठीक रहेगा। सुरक्षा के मामले में तो चीज़ें पहले से बहुत अच्छी हुई हैं, और लेकिन स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है अभी उस पर भी और काम होना चाहिए। बाजारों में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। उम्मीद है कि सरकार इस तरह का कोई व्यवस्था करेगी कि जो बाजार है उसमें भीड़ कम हो। विचार करना चाहिए गवर्नमेंट के इसके ऊपर। अंडर पार्किंग करनी चाहिए, अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अब तो जैसे लखनऊ जो है यहाँ से 40-40 किलोमीटर चारों दिशाओं में बढ़ गया है। अब लखनऊ 250-300 किलोमीटर की रेंज में आ गया है। आप किसी भी रूट पे चले जाइए, जाम लगा रहता है, चाहे जहाँ चले जाइए। तो हमको लगता है कि पार्किंग के लिए जो है गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे अंडरग्राउंड भी व्यवस्था कर ले, जिसके अंदर पार्किंग हो जाए, रोड वो ऊपर से खाली हो जाए। और दूसरा क्या है कि हमारा जो मेन इससे अपनी सत्ता पक्ष सरकार से निवेदन है कि सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे दे। अपना शिक्षा को जो है इतनी प्रणाली को जो है इतनी दुरुस्त कर दे आदमी को, कि जैसे व्यक्ति आज बीटेक और एमबीए करके जो है डिग्री लेके यूपी के अंदर कोई जॉब नहीं है, उसकी मारा फिर रहा है इसके अंदर। और दूसरा स्वास्थ्य के अंदर जो है वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसको इतना हाईटेक कर दिया जाए कि आदमी को ना स्वास्थ्य बीमा लेने की जरूरत पड़ेगी, और अगर देश का व्यक्ति हमारा शिक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, देश अपने आप बढ़ेगा। गवर्नमेंट क्या है कि वो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो 5 किलो राशन में बांट रही है। 80 करोड़ जनता को ये पैसा बांट रहे हैं, वही उठा के अगर शिक्षा पे स्वास्थ्य पे लगा दे तो जब देश का युवा, देश का व्यक्ति हमारा शिक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, देश अपने आप बढ़ेगा, विकास होगा। महत्वपूर्ण विषय ये है कि देश में इस बात की बहुत चर्चा चलती है कि प्रदेशों का विकास उनकी अपनी अर्थव्यवस्था पे होता है। तो अब बजट आ रहा है, इस बजट में आप किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि आप लगातार ये कह रहे थे कि रोजगार पर काम होना चाहिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम होना चाहिए, बीमा मिलना चाहिए, लेकिन बाजार स्थिर रहे, नई इंडस्ट्रियां आए, इसको लेकर सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। पिछली बार बजट में बहुत बड़ा प्रावधान भी था। तो इंडस्ट्रीज को किस तरह से देख रहे हैं इस बजट? देखिए, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है और निवेश भी खूब आ रहा है। एफडीआई के माध्यम से बहुत सा निवेश आ रहा है, लेकिन अभी भी जो सिंगल विंडो सिस्टम कहा जाता है, धरातल पर अभी भी इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पा रही। क्योंकि यदि आप आज कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो सरकार चाहे जितना कहे, लेकिन हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं, चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे इसके पहले की कोई गवर्नमेंट हो, वो यथार्थ में धरातल पर उसका नहीं होता है। सिंगल विंडो सिस्टम को कहने की बात होती है, आज भी आप कोई फैक्ट्री लगाएंगे तो महीनों लग जाते हैं उसको एनओसीज क्लियर करने में। इसी तरीके से जो मुद्दा के कई विधायक तो विरोध कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं। चलो ठीक है दादा, बाय। तो देखिए, थोड़ी ही देर में बजट पेश होगा विधानसभा में। उत्तर प्रदेश का आज बजट पेश होना है। 2026 का ये बजट है और इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कपिश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अभी तो बजट पेश हुआ भी नहीं है, और शिवपाल यादव ने जिस तरह से पोस्ट किया, आप बताइए, बजट पेश होने के बाद वो कहते हैं, अब उससे पहले ही वो कह रहे हैं कि जुमलों का ये बजट है। अभी तो बजट आया भी नहीं है, उससे पहले उन्होंने जुमलों वाला बजट कह दिया। इंतजार तो करते थोड़ा। कहावत कही जाती है
कि तांत बोला और ला रहे हैं। बता रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा बजट रहेगा यूपी के लिए, और 2027 का अच्छा अगले साल चुनाव भी है, तो क्या लग रहा है इसका कुछ चुनाव से मुताल्लिक? अरे चुनाव के मुताबिक को तो बनाएंगे कुछ। आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही है? तो अभी तो मतलब समय है बजट अरे भाई आज आने दो, जब बजट देख ले तब बोले, और संभावनाओं पर क्या बोला जाए। तो देखिए बजट थोड़ी ही देर में पेश होगा विधानसभा में। बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे। कपिश जी, अब देखिए नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अभी आने दीजिए, संभावना पर क्या बात की जाए। वहीं शिवपाल यादव कह रहे हैं कि भाई जुमलों वाला बजट है। देखिए हम बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं कि इतिहास देख करके भविष्य का अंदाजा लग जाता है, यानी कि तांत बोला और राग मालूम। तो आजमाए को आजमाए, और उसके वाला हम नहीं कहेंगे, अश्वनी भाई खुद समझ गए। तो मैं तो सीधी बात ये कह रहा हूं कि ये सरकार विकास परक, रोजगार परक है ही नहीं। ये मजदूरों और किसानों के लिए बनी ही नहीं, ये इनको धोखा करने के लिए बनी है। आप बताइए, इन्होंने अपने पिछले, योगी जी ने चुनाव में कहा था कि नहीं कि हम किसानों का जो है वो बिजली बिल माफ कर देंगे। 1 रुपए का भी माफ किया हो तो मुझे बता दीजिए। प्रदेशवासियों का हाफ करेंगे, यूनिट बढ़ा दिया, प्रति यूनिट बढ़ गया, आप भी बढ़ी हुई यूनिट दे रही होंगी। तो ये तो धोखेबाज लोग हैं ना। किसानों से कहे कि भाई हम यूरिया का दाम नहीं बढ़ाएंगे, 5 किलो कम कर देंगे बोरे में से, तो दाम तो बढ़ गया ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग एक लुटेरों की सरकार चलाते हैं, जो कि अपने ही पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम करती है। ये आज तक 90 लाख करोड़ से ज्यादा का एएमयू सिग्नेचर किए हैं, और धरातल पर 3 लाख करोड़ की भी जो है वो कोई फैक्ट्री नहीं बनी है जो उत्पाद कर रही हो। ठीक है, यानी कि जो भी बातें, जो भी वादे किए गए हैं, लिंक एक्सप्रेस वे के नाम पे 60,000 करोड़ जो भी वादे, जो भी बातें सरकार की तरफ से पिछले सालों में कही गई है वो पूर्ण नहीं हुई है। चाहे किसानों के यूरिया की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब अश्विनी जी आप दे दीजिए। जी देखिए, अभी इन्होंने, ये गोरखपुर के चूंकि रहने वाले हैं, तो इन्होंने कहा, मैं बता रहा हूँ 26 परियोजनाएं गोरखपुर में लग चुकी हैं 1892 करोड़ की। अब बहुत डिटेल में मत जाइएगा, जाकर खोज लीजिएगा, लग चुकी हैं। 12 लाख करोड़ का पूरे प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। और चाहे गंगा एक्सप्रेस हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेस वे हो, कम से कम चित्रकूट जो है एक्सप्रेस वे हो, इतने एक्सप्रेसवे हम बना दिए हैं। वाटर वे चल रहा बनारस में, किस तरीके से जो है वहां पर जहाज की अभी वो केंद्र सरकार ने वो किया कि रिपेयरिंग होगा यहाँ। तो कहाँ ये लोग चूंकि कुछ सैफई में एयर स्ट्रिप बनाते थे जहां इनके मित्रों का जहाज उतरता था, हम हवाई अड्डे बनाते हैं। फर्क इतना है कि हमारा जनता कैसे सरोकार है, इनका जनता से नहीं सरोकार है। मित्रों के लिए वहां पर उन्होंने हवाई पट्टी बना दी। हवाई अड्डा अगर बनाए होते तो कोई बात होती। तो इसलिए इन लोगों ने विकास, अरे अदानी के लिए बना रहे, ये बताओ ना कि अदानी के लिए बना रहे। अदानी अच्छी बात है, अदानी के लिए क्या बनाए थे, किसके लिए बना रहे हो? इतना पैसा खर्चा करने के बाद फिर अदानी उन्हीं को देते हो। आप लोगों ने अश्वनी शाही क्यों नहीं पाते हैं भाई? अश्वनी शाही कोई मिल जाए, खाली अदानी को क्यों मिल रहा है? हम ये कह रहे हैं कि हमारे भाजपा नेता अश्वनी शाही को मिल जाए। हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी। अडानी आप लोग, अच्छा 1 रुपया में जो है रोजा का क्यों आपने रिलायंस को दिया था? आपका रिश्तेदार था, आपने एनर्जी लगाने के लिए 1 रुपया में दिया। बताने का काम ही नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर में खाना नहीं चालू कर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया और खाना चालू हो गया है। आप देखिए सावन के अंधे को हरा ही दिखाई देगा। जिसमें अश्विनी जी, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अभी तक गंगा साफ नहीं हुई है, ये रिपोर्ट में आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? गंगा अगर साफ नहीं हुई होती तो वहां पर क्रूज नहीं चलता, वहां से हल्दिया तक व्यापार नहीं होता। ये अखिलेश जी का कहना वो साफ करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्रूज तो खुद ही गंदगी फैला रहा है कोचों में। गेहूं जो है, गेहूं भेज कर देखे ना, अपना ट्रेड करके देखें, मलमूत्र उसी में गिराया जा रहा है। एक करोड़ों के मालिक बने बैठे हैं। सच्चाई है वो यही है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट इनका धाराशाही हो गया, 20,000 करोड़ की लूट हो गई, गंगा मंत्रालय साफ हो गया, माल नहीं दिखेगा। गंगा साफ हुई है और वो
रिपोर्ट जो है वो जाकर पढ़े। गंगा झूठ के बोलने नाम पे के लूट कुछ भी कोई बोल करने का सकता है काम कहीं भी। भारतीय जनता पार्टी देखिए की अब किस सरकार ने तरीके से किया है। कपिल श्रीवास्तव बार बार हमको दबाने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार किया जब मैं गया बोल है रहा गंगा हूँ जी के नाम पर बीच में बोलने 20,000 का करोड़ मतलब रुपए। कि ये चलिए ठीक है, ये गंगा की बात हो गई। अब एक्सप्रेसवे पर भी आ जाती हूँ। एक्सप्रेसवे का भी जवाब दे दीजिए एक बार कि एक्सप्रेसवे अटल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है लेकिन अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं। अच्छा, कितने एक्सप्रेसवे थे? आप देखिए, मैं सपा से नहीं पूछूंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने एक्सप्रेसवे थे उत्तर प्रदेश में। 2, एक मोदी जी ने बनाया था, एक अखिलेश जी ने आपने कहाँ बनाया था महाराज? आपने कितना है? देखिए सर, बजट पेश होने वाला है। बजट के बाद पता चलेगा कि किस वर्ग को और किस सेक्टर में कितना ज्यादा पैसा जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा, तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।